देववती अकेली रह जाती है। शेर देववती पर झपटने ही वाला होता है कि तभी वहां कपिल आता है और अपनी पूरी शक्ति से शेर को पीछे खींचता है। वो एक लकड़ी से उसे पीटता है और लकड़ी का टुकड़ा शेर के मुंह में डाल देता है। शेर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप समय पर नहीं आते तो वो शेर मुझे अपना भोजन बना लेता। कुशीनगर राज्य में रहने वाला कपिल लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी काटने वन में जा रहा होता है। कपिल जवान और दिखने में बहुत खूबसूरत था। लकड़ी काटकर उसे रस्सी से बांधकर कपिल सब लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जाने लगता है। उसी समय वहां राज्य की राजकुमारी देववती भी अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। अरे, तुम सब मुझे आज यहाँ इतनी दूर वन में क्यों ले आई हो? मेरे पैर में तो बहुत दर्द होने लगा है। हाँ, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हें कहाँ इतने चलने की आदत है। तुम्हें तो रथ में जाने का अभ्यास है ना। परंतु अपने आसपास देखो तो ये वन कितना सुंदर है। कितने हरे भरे वृक्ष हैं और कितने रंग बिरंगे फूल हैं। हाँ, ये तो सत्य कहा तुमने। सुंदर तो है ये वन। वहाँ देखो कितनी सुंदर तितलियां हैं। चलो उनके पास चलते हैं। राजकुमारी देववती और उसकी सहेलियां तितलियों के पास आकर उन्हें देखने लगती हैं। तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अब तुम सबने सुना? शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। अरे नहीं, तुम पहले से डरी हुई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे और सुंदर पंछी भी हैं। मुझे तो आगे जाना उचित नहीं लग रहा है। अब मेरे विचार से हमें अब वापस जाना चाहिए। ओहो, ऐसे क्या डर रही हो देववती? हम रोज रोज तो नहीं ना आते यहाँ। अब आए हो तो रुकते हैं ना थोड़े समय के लिए। देववती की सहेलियां उसे लेकर आगे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा शेर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। शेर को देखकर देववती की सहेलियां भाग जाती है। देववती अकेली रह जाती है। शेर देववती पर झपटने ही वाला होता है कि तभी वहां कपिल आता है और अपनी पूरी शक्ति से शेर को पीछे खींचता है। वो एक लकड़ी से उसे पीटता है और लकड़ी का टुकड़ा शेर के मुंह में डाल देता है। शेर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप समय पर नहीं आते तो वो शेर मुझे अपना भोजन बना लेता। राजकुमारी, किसी के संकट में उसकी सहायता करना ये तो मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है। तभी देववती की सहेलियां आती हैं। देववती, तुम ठीक हो ना? अब उस शेर ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं, शेर मुझ पर झपटने ही वाला था, परंतु तभी इस युवक ने आकर शेर को भगा दिया और मेरा रक्षण किया। आपने हमारी राजकुमारी का रक्षण करके हम पर उपकार किया है। आपका धन्यवाद। कपिल का धन्यवाद करके देववती अपनी सहेलियों के साथ राजमहल में लौट जाती है। कपिल भी लकड़ियां लेकर अपने घर ले आता है। इधर राजकुमारी देववती के ध्यान में उसे बार बार कपिल का स्मरण हो रहा था। कपिल का चेहरा उसके नजरों के सामने से जा ही नहीं रहा था। क्या हुआ देववती? क्या विचार कर रही हो? अब उस युवक के बारे में विचार कर रही हूँ। कितना शक्तिशाली था वो, एक शेर से लड़ गया मेरे लिए। लगता है तुम्हें उससे प्रेम हो गया है, वो भी पहली दृष्टि में ही। उसका चेहरा मेरी दृष्टि से जा ही नहीं रहा है सरयू। मैं कल फिर उस वन में जाना चाहती हूँ। जिस प्रकार से तुम्हें देख रहा था, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे भी तुम पहली नजर में पसंद आई हो। अब तुम्हारी इच्छा है तो हम कल अवश्य जाएंगे वन में। कदाचित फिर तुम्हारी उसके साथ भेंट हो। अगले दिन देववती फिर सहेलियों के साथ वन में जाती है। कपिल के साथ उसकी भेंट होती है।
कपिल को भी देववती का साथ अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इधर देववती के पिता महाराज आदित्य सेन देववती का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार समीहन के साथ निश्चित कर देते हैं। देववती को इस विषय में कोई जानकारी नहीं होती। एक दिन, कपिल, मुझे लगता है कि अब हमें मेरे पिता से अपने विषय में बात करनी चाहिए। अब उन्होंने मेरा विवाह राजकुमार समीहन के साथ निश्चित कर दिया है। यदि एक बार मेरा वांग निश्चय हो गया तो फिर मुझे समीहन के साथ ही विवाह करना पड़ेगा। हाँ राजकुमारी, मुझे भी महाराज से भेंट करके उन्हें आपसे मांगना है, परंतु मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। भला एक राजा अपनी पुत्री का हाथ किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में कैसे दे सकता है? यदि मैं महाराज से भेंट करने गया और मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी तो? तुम्हारी बात उचित है, परंतु यदि उन्हें नहीं बताया तो मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। हम दोनों सदा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं देववती, समय और भाग्य ने मेरे परिवार को पहले ही मुझसे छीन लिया है। तुम मेरे भाग्य में एक सुखद अनुभव बनकर आई हो। अब यदि तुम चली गई तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं शीघ्र ही महाराज से आकर भेंट करता हूँ। दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी राजकुमार समीहन वहां से जा रहे थे। वो देववती को कपिल के साथ देख लेते हैं और महाराज आदित्य सेन के पास आते हैं। महाराज आदित्य सेन, आपने आपकी पुत्री का विवाह मेरे साथ निश्चित किया है, परंतु वो तो किसी और से प्रेम कर रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार समीहन? आपको हमारी पुत्री के विषय में ऐसा अनुचित कथन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं महाराज। मैंने अभी अभी उन्हें एक साधारण लकड़हारे के साथ देखकर आया हूं। वो वन में उससे मिलने गई हैं। थोड़ी देर के बाद देववती महल में वापस आती है। देववती, तुम किसी लकड़हारे से मिलने गई थी? आदित्य सेन का अचानक ये प्रश्न सुनकर देववती चौंक जाती है। देववती समीहन को देखकर समझ जाती है कि अवश्य समीहन ने उसे देख लिया होगा और अब पिताश्री से असत्य बोलना उचित नहीं होगा। आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सत्य है पिताश्री। मैं कपिल से प्रेम करती हूँ। वो एक सामान्य लकड़हारा है। कई दिनों पहले एक शेर से उसने मुझे रक्षण किया है। एक बार उसने तुम्हारा रक्षण किया और तुम मुझसे प्रेम करने लग गई? हाँ पिताश्री, और मैं कपिल के साथ विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर आदित्य सेन को बहुत क्रोध आ जाता है। वो देववती को उसके कक्ष में बंदी बना लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कपिल वन में रोज देववती की प्रतीक्षा करता था, परंतु वो नहीं आती थी। देववती भी अपने कक्ष में कपिल का स्मरण कर रही थी। फिर देववती एक पत्र लिखकर अपनी एक दासी के साथ अपनी सहेली सरयू के पास भेजती है। फिर सरयू वन में जाकर, कपिल, देववती ने तुम्हारे लिए ये पत्र दिया है। देववती कहाँ है? कितने दिनों से वो मुझसे भेंट करने नहीं आई है। दुर्भाग्यवश महाराज को तुम दोनों के विषय में पता चल गया है। अब महाराज ने क्रोध में आकर उसे कक्ष में बंदी बना लिया है। सरयू पत्र देकर चली जाती है। कपिल पत्र पढ़ता है। पत्र में देववती ने लिखा था कि आज रात को तुम छुपकर राजमहल में आओ और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाओ। कपिल को देववती की पीड़ा समझने के बाद बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि अब मेरे प्रेम की परीक्षा शुरू हो गई है। वो रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होने के बाद कपिल राजमहल में आता है। वो देववती से मिलकर वापस जाने लगता है कि तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। कपिल, तुम यहाँ से भाग जाओ। यदि सैनिक यहाँ आ गए तो पिताश्री तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। परंतु मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो, अभी तुम जाओ, मैं बाद में तुमसे भेंट करूंगी।
कपिल चला जाता है। अगले दिन आदित्य सेन कहता है कि उसका एक मूल्यवान मणिक रत्न राज्य खजाने से चोरी हुआ है। एक सैनिक बताता है कि कल उसने कपिल को राजमहल में देखा था। आदित्य सेन कपिल को बंदी बनाकर लाने का आदेश देते हैं। सैनिक कपिल को पकड़कर ले आते हैं। कल रात को मेरे एक मूल्यवान रत्न मणिक की चोरी हो गई है। सैनिक से जानकारी प्राप्त हुई है कि कल रात तुम चोरी के उद्देश्य से राजमहल में आए थे। महाराज, कल रात को महल में आया था, ये सत्य है, परंतु मैं चोरी के उद्देश्य से नहीं आया था। तो क्यों आए थे तुम यहाँ? महाराज, मैं वो आपको नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि तुम असत्य बोल रहे हो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, परंतु मैं यहाँ क्यों आया था ये मैं किसी कारणवश आपको नहीं बता सकता। मुझे पता चल गया है कि तुम किस कारण से सत्य नहीं बता रहे हो। तुम्हें जो बात गुप्त रखनी है मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर यदि तुमने चोरी नहीं की है तो उसका प्रमाण दो। ठीक है महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी निर्दोषिता सिद्ध करके रहूंगा। महाराज, मैं भी उस रत्न को ढूंढने जाता हूं। मेरे विचार से ये कपिल तो असत्य ही बोल रहा है, इससे मणिक प्राप्त नहीं होगा। यदि मैं जाऊंगा तो मणिक अवश्य खोज लाऊंगा। ठीक है, आप भी जाइए, जिसे भी मणिक प्राप्त होगा उसे ही राजकुमारी भी प्राप्त होगी। कपिल राजमहल से बाहर आता है। वो रत्न ढूंढने लगता है। उसे पता था कि माणिक रत्न का प्रकाश छुपता नहीं है। कपिल उस प्रकाश को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर से माणिक का प्रकाश आ रहा था। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा भेड़िया बैठा था, जिसके पास वो माणिक रखा हुआ था। अच्छा, तो इस भेड़िए ने इस मणि को लिया है। मुझे किसी भी प्रकार से इस मणि को प्राप्त करना है। ये भेड़िया मुझ पर आक्रमण अवश्य करेगा, परंतु यदि मुझे राजकुमारी से विवाह करना है तो मुझे रत्न को महाराज तक पहुंचाना होगा। कपिल गुफा के अंदर जाकर उस रत्न को लेने की कोशिश करता है। भेड़िया उस रत्न को अपने हाथ में ले लेता है। कपिल रत्न छीनने लगता है। भेड़िया उस पर धीरे से वार करता है। बहुत देर भेड़िया के साथ मुठभेड़ करने के बाद एक बात कपिल के ध्यान में आई और उसने कहा, रुकिए, आप अवश्य ही भेड़िए नहीं है, आप कोई मायावी हैं जिन्हें रूप बदलने की विद्या प्राप्त है। आप जिस प्रकार से मुझ पर धीरे से वार कर रहे हैं उसे देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि आप भेड़िए नहीं हैं। यदि सत्य का भेड़िया मेरे साथ द्वंद्व कर रहा होता तो मुझ पर इस प्रकार वार करता कि अब तक मेरे शरीर से खून बहने लगता। आप अवश्य कोई और हैं। कृपया मुझे अपने वास्तव रूप में दर्शन दीजिए। कपिल की ये बात सुनकर भेड़िए का रूप लिया हुआ जादूगर रघुवीर वहाँ प्रकट हो जाता है। महाराज आदित्य सेन और राजकुमारी देववती के साथ कुछ और लोग भी वहाँ आते हैं। तुम बहुत बुद्धिशाली हो कपिल, मैं भेड़िया नहीं एक जादूगर हूँ। मेरे मित्र महाराज आदित्य सेन ने मुझे ये कार्य करने को कहा था। हाँ कपिल, ये मेरा मित्र है। देववती तुमसे विवाह करना चाहती है। मैं अपनी पुत्री की इच्छा का अपमान नहीं करना चाहता था, परंतु मुझे ये भी निश्चिंत करना था कि मेरी पुत्री जिसके साथ विवाह करना चाहती है वो उसके लिए उचित हो और उसे सुख से रखे। इसीलिए मैंने ही मेरे इस जादूगर मित्र को मणिक देकर यहाँ भेड़िए का रूप देकर छुपने को कहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। महाराज, मैंने सत्य कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है, उसका प्रमाण आपके सामने है। हाँ,
तुम सत्य में एक बुद्धिशाली और सच्चे व्यक्ति हो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम राजकुमारी देववती को सदा सुख में रखोगे। मैं तुम दोनों के विवाह को मेरी सम्मति देता हूँ। महाराज, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि राजकुमारी को हर वो सुख देने का प्रयत्न करूंगा जो उन्हें चाहिए। हाँ। तभी समीहन वहां आता है। महाराज, आप इसके साथ राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं, परंतु आपने तो उनका विवाह मेरे साथ निश्चित किया है। हाँ, परंतु मैंने आप दोनों की परीक्षा कर ली। जब आपको पता चला कि मणिक की चोरी हो गई है, तब आपने खुद कुछ न करके अपने सेवकों को काम पर लगा दिया। परंतु कपिल ने खुद प्रयास करके इतनी दूर आकर मणिक को ढूंढा। इतने बड़े भेड़िए को सामने देखकर भी वो निडर होकर उसने भेड़िए का सामना किया। उसने उसकी उचित पहचान भी की। इससे ये समझ आया कि उसे पशुओं के विषय में भी जानकारी है। वो एक वीर पुरुष है और मेरी पुत्री से प्रेम करता है। यदि वो मेरे धन से प्रेम करता तो इतने बड़े भेड़िए को देखकर अपने प्राण संकट में नहीं डालता। देववती का विवाह कपिल से ही होगा। पिताश्री, यदि ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बंदी बनाकर क्यों रखा? देववती, मैं तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा था। मुझे देखना था कि यदि तुम कपिल से दूर हो जाती हो तो उसे मिलने के लिए क्या करती हो। तुम जिसे प्रेम समझ रही हो वो प्रेम है या सिर्फ तुम्हारे मन में जो कपिल ने तुम्हारी जान बचाई थी उस बात का स्मरण? ये मुझे देखना था। कदाचित तुम कपिल की तरफ आकर्षित हो गई हो, ऐसा मुझे लग रहा था। और आकर्षण कभी भी सदा के लिए नहीं होता। नहीं पिताश्री, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद तुम दोनों का विवाह होगा और कपिल, जिस वन में तुम लकड़ियां काटते हो उस पूरे प्रदेश का मैं तुम्हें स्वतंत्र राजा घोषित करता हूँ। वहाँ के सभी गांव अब तुम्हारे राज्य के अधीन होंगे। तुम महाराजा कपिल के नाम से जाने जाओगे। कपिल और देववती बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद आदित्य सेन दोनों का भव्य विवाह करवा देते हैं। कपिल अपने राज्य का राज्यभार अच्छे तरीके से करने लगता है। कपिल और देववती आदित्य सेन की प्रेम परीक्षा में सफल होकर अपने जीवन को भी सफल करते हैं।